Us about a very important theorem. This is a theorem of perpendicular axis. Okay, so this series is very useful theorems to find the moment of inertia. This theorem is applicable to the bodies. वो प्लेन होनी चाहिए, उसकी इस थ्योरम की कुछ लिमिटेशंस हैं. ये जो थ्योरम है वहीं एप्लीकेबल होगी जहाँ एक बॉडी प्लेन होगी. और इसका मतलब है कि इसका मतलब यहाँ होगा कि जो बॉडी होगी वो प्लेन होगी और बहुत पतली होगी. दिस विल बी वेरी थिक एज कंपेयर टू द डायमेंशंस लेंथ, ब्रेथ एंड रेडियस. तीनों के टर्म में उसका जो थिकनेस है वो बहुत कम होना चाहिए. और इस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो बहुत सिंपल है कि मूवमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ ए प्लेनर बॉडी, जैसे आप इस डायग्राम को आप देख रहे हैं. तो यदि आप मान लो इस रिजिड बॉडी का एक का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, उसको एक एक्स वाई प्लेन में रख दिया. इसे हमने टेबल पर रख दिया. आप ऐसा समझने के टेबल पर रख दिया. टेबल की उसकी एक साइड एक्स एक्सिस है, दूसरी वाई एक्सिस है. और आप उसके परपेंडिकुलर जेड एक्सिस के अलोंग उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं. ये स्टेटमेंट है. तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली क्या होता है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फार्मूला होता है वो होता है आई, दिस इज एम आई एन आर आई स्क्वायर. तो जितने भी पार्टिकल हैं उनका मासेस, और वो मासेस जो हैं सेंटर से कितने दूर हैं उनके स्क्वायर का स्क्वायर करके दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने जोड़ देना होता है. अब हम यहाँ बात करें कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस क्या होगा. तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस होगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस प्लस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अलोंग वाई एक्सिस. तो इसका एक तरीका हो गया. ये स्टेटमेंट है इसकी. अब इसमें क्या कहा जा रहा है, अब स्टेटमेंट को हम पढ़ के देखते हैं, फिर हमें समझ आ जाएगा कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेनर लैमिना किसी भी एक्सिस के किनारे, मैं इसमें एक्स एक्सिस की बात, जेड एक्सिस की बात नहीं कर रहा हूँ. यहाँ एक्स भी हो सकता है, यहाँ वाई भी हो सकता है, यहाँ जेड भी हो सकता है. तो हम उसको करके भी आपको बता देते हैं. सो द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेनर बॉडी अबाउट एन एक्सिस. वो एक्सिस कैसे है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन जिसमें बॉडी रखी हुई है. जिसमें बॉडी रखी है उस प्लेन के परपेंडिकुलर है. तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? जैसे आपने बॉडी एक्स बाई प्लेन में रखी है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस आप निकाल रहे हो. तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अलोंग वाई एक्सिस. फॉर एग्जांपल, हम कलर चेंज करके आपको एक डिफरेंस बताने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जांपल कि जो नीचे वाले जो यहाँ जो है वो बाई एक्सिस है. फॉर एग्जांपल, तो यहाँ जेड एक्सिस है. बाई की जगह आप जेड रिप्लेस कर दो क्योंकि एक्स वहीं का वहीं रहेगा. इस समय अब जेड की जगह क्या आ जाएगा? बाई आ जाएगा. तो यदि आपने अपनी बॉडी को एक्स बाई एक्स जेड प्लेन में रखा हुआ है और आप उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग बाई एक्सिस निकालना चाहते हैं, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी आई बाई इज इक्वल टू आई एक्स प्लस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस. एक और कलर चेंज करके हम फिर आपको बताने की कोशिश करते हैं. यदि फॉर एग्जांपल यहाँ जेड नहीं है, बाई नहीं है, पर एक्स एक्स है, एक्स एक्सिस है. तो यदि इस अलोंग आप एक्स एक्सिस रख देते हो और आप अपनी बॉडी को यहाँ हम बाई से इसको रिप्लेस कर देते हैं. एक्स को अब हम बाई से रिप्लेस कर देते हैं, तो आपकी जो बॉडी है अब वो बाई जेड प्लेन में है. वो बाई और जेड प्लेन में है. तो इसका मूवमेंट ऑफ एनर्जी, अब वो घूम किस एक्सिस के किनारे रही है? एक्स एक्सिस के किनारे घूम रही है. तो उसका मूवमेंट ऑफ एनर्जी क्या आएगा? आई एक्स इज इक्वल टू आई बाई प्लस आई जेड. इस तरीके की आप स्टेटमेंट्स बना सकते हैं. सो विल फाइंड इट सो इजी टू अंडरस्टैंड इट. ओके, अब हम इसका थोड़ा सा एक प्रूफ करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद फिर हम इसका एप्लीकेशन पार्ट भी देखेंगे. तो ये बड़ा सा एक साधारण सा कॉन्सेप्ट होगा आपको सीखने के लिए. हम कंसिडर करते हैं कि हमारी एक जो बॉडी है दैट इज़ लाइंग इन द प्लेन एक्स बाई प्लेन एंड वी आर गोइंग टू डिटर्मिन इट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस. हम इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो अलोंग जेड एक्सिस. अब आपने इन कलर्ड वाले पार्ट को कंसिडर नहीं करना है. ये कलर्ड वाले पार्ट अब आपने डिफाइन कर देने हैं. अब आप एक्स बाई जेड जो ओरिजिनल हमारा डायग्राम उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं. सो हमने एक कोई प्लेन लेमिना लिया हुआ है, कोई इरेगुलर शेप है जिसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस निकालना चाहते हैं. उसमें हम क्या करते हैं, कोई एक पॉइंट पी चूज कर लेते हैं. वी आर जस्ट चूजिंग दिस पॉइंट पी. अब इस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट लिख देते हैं. दिस कोऑर्डिनेट्स आर एक्स एंड वाई. सो एक्स इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ये एक्स हो जाएगा, और जो
बाई है, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ओके, यदि हम इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल पी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल ऑफ मास एम, पार्टिकल ऑफ मास एम, उसका मास m है, लोकेटेड एट ए डिस्टेंस r, लोकेटेड एट ए डिस्टेंस यहाँ हम लिख देते हैं, इसको हम r लिख देते हैं, और ये डिस्टेंस हो जाएगा x और ये डिस्टेंस हो जाएगा y अलोंग y एक्सिस एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, रोटेशन है ना, ये हो जाएगी आपके पास जेड जेड प्राइम और रोटेशन, दिस इज जेड जेड प्राइम। तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दिस इज mass, let mass m is the mass of the particle and its distance is r square, r का स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। नाउ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी, अब सारी बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड जेड प्राइम क्या हो जाना चाहिए। तो सारी बॉडी का निकालना हो तो उसको हम सभी मासेस को हम इकट्ठा लेंगे, ये हमने पढ़ा हुआ है एम आई और आर आई का स्क्वायर हो जाना चाहिए, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम यहाँ से डिफाइन करते हैं, फ्रॉम द फिगर इट इज़ क्लियर दैट, फ्रॉम फिगर इट इज़ क्लियर दैट, आप यदि पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि जो आर स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। अब आप देख लें यहाँ पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हैं, दिस सेक्शन ये वाला पार्ट जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये जो पी एन, हेयर पी एन इज equal to x and on is also equal to by, so r square is equal to x square plus by square। तो इसको आप यहाँ से उठाकर आप ऊपर वाले इक्वेशन में आप इस्तेमाल कर लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी वो हो जाएगा समेशन, दिस इज मास and this is x square plus y square. So we can now open this bracket. This is m time x square plus this is m time y square, right? Now see carefully, see about this expression, ये है सारी बॉडी का जो मास है, masses m1 m2 m3 and all masses may be same, so we will not differentiate these। तो इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है तो आप देखेंगे इसको एम एक्स स्क्वायर को हम क्या ले सकते हैं, ये रहा आपका मास, ओके। और यदि ये मास जो है वो जो एम एक्स स्क्वायर का मतलब है ये इस टाइम कैसे रोटेट करेगा, इट विल रोटेट लाइक दिस, दिस विल रोटेट लाइक दिस अलोंग बाई एक्सिस, तो ये हो जाएगा आई बाई स्क्वायर। So this mx square is equal to, sorry, I by square नहीं, it is equal to movement of inertia along y axis and this part is mass and the square of the distance। आप देखिए ये हो गया mass और ये हो गया square of the distance from the axis of rotation। तो this particle maybe it is rotating in anti-clockwise direction like this, तो इसका movement of inertia क्या होगा along x axis। this is m by square is the movement of inertia along x-axis. So we can say that it's a movement of inertia along z-axis. This is the movement of inertia along z-axis. Iz is equal to I by plus Ix. So now we can arrange it in order, okay, which could also be written as, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, movement of inertia along z-axis is equal to movement of inertia along x-axis plus movement of inertia along y-axis, okay। So now this is so easy to understand it and easy to apply, but it has a limitation। इसका आपने ये ध्यान रखना है कि इस थ्योरम की अपनी लिमिटेशन है
कि सिर्फ प्लेनर बॉडी में अप्लाई होगी, और जो बॉडी है वो थिन होनी चाहिए, उसकी जो थिकनेस है वो बहुत कम होनी चाहिए उसकी लेंथ, ब्रेथ और रेडियस के कंपैरिजन में. So then we'll see the application part of this theorem. Part of this is the application part of, sorry, it is the application part of theorem of perpendicular axis. Okay, so it is the application part of theorem of perpendicular axis. So we'll just take one example. Is the movement of inertia of a ring about any diameter. Number one is the movement of inertia of a ring. Movement of inertia of a ring about any diameter. ओके, सो हमने क्या किया कि यदि एक रिंग जो है, अब आप फिगर नंबर 1 के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें. यदि हम एक रिंग लेते हैं जिसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, यदि ये रिंग जो है वो जेड जेड प्राइम के किनारे घूमता है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द रिंग इज रोटेटिंग अबाउट दिस जेड जेड प्राइम एक्सिस, देन द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग इज आई इज इक्वल टू आई एम आर स्क्वायर. ये हमने काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन से आपके साथ डिस्कस कर लिया था आर्टिकल. सो जी, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो एम आर स्क्वायर होगा. पर हमारा सवाल ये है कि इसके जो दो डायमीटर्स हैं, डायमीटर अलोंग ए बी एंड अलोंग सी डी, हमें हम ये देखते हैं कि यदि फॉर एग्जांपल ये जो रिंग है वो अलोंग डायमीटर ए बी यदि रोटेट करता है तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा. तो हम ये जानते हैं कि जो बाय यूजिंग द बाय यूजिंग द theorem of perpendicular axis, we have, हम ये जानते हैं कि जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस इज इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, sum of the moment of inertia of the two perpendicular axes, these are x and y. So moment of inertia along z axis is equal to the moment of inertia along x axis plus moment of inertia along y axis. इसको मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग यदि लिखने की कोशिश करूं, देन मैं यहाँ लिख दूंगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड जेड प्राइम एक्सिस is equal to movement of inertia along the diameter AB plus movement of inertia along the diameter CD. But we say that AB, movement of inertia along this uh, diameter AB is equal to movement of inertia along the diameter CD. इसका मतलब ये हुआ कि यदि वो ए बी के किनारे घूमता है तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और यदि सी डी के किनारे घूमता है तो उसका दोनों का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर आएगा, और हम इसको आई डी से लिख देते हैं. ओके, सो क्योंकि ये जो रिंग है वो सिमेट्रिक है, इसलिए दोनों का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो बराबर होगा. हम यहाँ लिखें कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया along z axis is already given to us. Movement of inertia along z z prime axis, this is already calculated by us. This is mr square. So this is equation number 1, and this is equation number 2, and this is equation number 3. So from equation 1, 2 and 3, from equation 1, 2 एंड 3, आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ देखिए आप आई डी लिख देंगे और यहाँ भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द डायमीटर लिख देंगे, तो आपके पास आ जाएगा आई जेड जेड प्राइम इज एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई डी प्लस आई डी. सो ये अलोंग द डायमीटर यू कैन राइट दिस इज 2 टाइम आई डी. So movement of inertia along any of the diameter, whether it is AB or CD, तो वो हो जाएगा दिस इज एम आर स्क्वेयर बाई 2. तो इसका मतलब भी समझने की कोशिश करनी है आपने कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी डायमीटर के जो अलोंग होगा वो होगा 1/2 एम आर स्क्वेयर. इसका इसका फिजिकल मीनिंग समझने की कोशिश करें. यदि आप अपने रिंग को एक्स एक्स जेड एक्स के किनारे ऐसे ऐसे करके घुमाते हैं,
तब तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका एम आर स्क्वायर। पर यदि आप इस रिंग को ऐसे करके घुमाते हैं अलोंग एनी डायमीटर, या इस डायमीटर के अलोंग ऐसे ऐसे करके घुमाते हैं, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम आर स्क्वायर बाई टू। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं कि हम एप्लीकेशन पार्ट ऑफ थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस पढ़ रहे हैं। So this is what we are going to study about, is the application part of theorem of perpendicular axis. So how to apply the theorem of perpendicular axis, this is our problem. So हम B part अब choose करते हैं। B part में हम देखते हैं movement of inertia of a disk now about any diameter. Movement of inertia of a disk. Movement of inertia of a disk about any diameter. About any diameter. So, किसी एक डायमीटर के अलोंग जो है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो हाँ, यहाँ हम फिर वैसे ही चूज़ करते हैं। अब हमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये बोथ ऑफ दीज एक्सिस आर डायमीटर्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर एज यू नो। सो इसमें भी हम थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं यूजिंग थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम ये लिख सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड प्राइम एक्सिस इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द डायमीटर ए बी प्लस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द डायमीटर सी डी। सो एज एज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि क्योंकि ये जो डिस्क है वो भी सिमेट्रिक है, सो आई कैन से दैट आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द डायमीटर ए बी इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द डायमीटर सी डी। ये दोनों बराबर होंगे ड्यू टू सिमेट्री ऑफ द डिस्क। तो मैं इसको आई डी लिख देता हूँ। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड प्राइम एक्सिस, इसको अपने फिजिकली समझना, माइंड में एक पिक्चर बनानी है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि यदि डिस्क जो है वो जेड प्राइम की एक्सिस के किनारे ऐसे करके रोटेट करे, घूमे, तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम आर स्क्वायर बाई टू। तो ये वाला पार्ट हमारे पास हो गया एम आर स्क्वायर बाई टू। ये हमारे पास टेबल एनसीईआरटी की किताब में अवेलेबल है, वहाँ से हम देख सकते हैं। सो द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पार्ट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर सिलेबस, इसलिए हमने इसको सॉल्व नहीं किया है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द डायरेक्शन ए बी इज आई डी, and movement of inertia along the direction CD along the diameter CD is ID also. Okay, so I can write it as 2 time ID, movement of inertia along any diameter। वो ए बी से के अराउंड यदि घूमे तब भी उतना ही होगा, सी डी के किनारे यदि ऐसे करके घूमना शुरू कर दे तब भी वो उतना ही होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एम आर स्क्वेयर बाई टू। सो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया along the diameter of the disk is 1 by 4. This is mr square. So this is the way how we can apply the theorem of perpendicular axis to find the moment of inertia along any of the diameter of the ring as well as of the disk. So this is all about this video. If you do have any question, problem, any query, or any suggestion, you can write in the comment box. Please keep on writing in the comment box. Thank you so much.